So, hello everybody, this is Shrest Kesri. Welcome to your YouTube channel, our YouTube channel Study Plan. तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 3। आज हम करेंगे रैपिड रिवीजन इस चैप्टर का। तो पहले हमें क्या बताया गया है प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, कैसे हम लोग पहले अपने बिजनेस को एक्सपांड करते थे, कैसे दूसरे जगह जाते थे हमारे ट्रेडर्स, कैसे क्या होता था ट्रेड में, वही सब हम जानेंगे ग्लोबल वर्ल्ड में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। क्या हुआ था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में। अब सिल्क रूट्स मेजर ट्रेड था, मतलब लिंक करता था कंट्रीज़ को, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करता था सिल्क रूट, जिससे हम लोग सिल्क ट्रैवल करते थे, बहुत सारे फूड ट्रैवल करते थे। फूड गिव्स आइडिया, कल्चरल एक्सचेंज, फूड कॉन्स। अब देखिए, हम लोग खाली फूड नहीं हम लोग ट्रैवल करवाते थे, ना ही गुड ज़्यादा ट्रैवल करवाते थे। हम लोग बहुत सारे डिजीज़ेस को लेके जाते थे, आइडिया, ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट, बीमारियाँ, बहुत सारे ही चीज़ें को लेके गए थे। यूरोपियंस रीचिंग अमेरिका एंड इंडिया एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, कन्क्वेस्ट जब हुआ तो यूरोपियंस जो अमेरिका और इंडिया में आ रहे थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। कैसे? तो डिसीजेस से। अब देखिए डिसीजन ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप पूरा ही पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्या हुआ, स्पेनिश कॉन्क्वर्स एंड देयर विक्ट्री ओवर अमेरिकन्स थ्रू स्मॉल पॉक्स। अब क्या किया, स्पेन के जो आदमी है उसे स्पेनिश बोलते हैं, तो स्पेनिश ने क्या किया, अमेरिका में एक डिजीज़ जो कि स्मॉल पॉक्स को भेज दिया। कहाँ पे? तो अमेरिका में भेजा। किस लिए भेजा? तो उन्हें कॉन्क्योर करने के लिए, मतलब अपने वश में लेने के लिए। तब ट्रेड, चाइना और इंडिया रिचेस्ट कंट्री थी हमारी ट्रेड के नाम पे। जैसे इंडिया को हम लोग बोलते भी हैं सोने की चिड़िया, तो वही होता है। हम लोग बहुत ही अमीर थे, मतलब ट्रेड के मामले में, और बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते थे चाइना और इंडिया में। तो क्या हुआ, चाइना रेस्ट्रिक्ट कर दिया अपने ओवरसीज ट्रेड को, और वर्ल्ड हैज़, मतलब सेंटर से अपना कनेक्शन ही तोड़ दिया। मतलब जैसे होता है ना, एक अकेला ही अपने आप को पूरा को संभाल लेता है, बट बांटने में एनर्जी डिवाइड होती है। यही बात हो गया चाइना में, मतलब ये रिसोर्स को बांटना अब नहीं चाहता था, वही था। और पॉवर्टी एंड हंगर इन यूरोप हुआ, डिसीजन एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पीपल फेड फ्रॉम यूरोप, भाग गए। 19th सेंचुरी क्या हुआ था, 1815 से 1914, और उसके बाद 1914 से 1919 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर। उसी के पहले की कहानी बताई जा रही है, क्या क्या हुआ था। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज। तो क्या था, TLC से आप याद कर सकते हो, ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल का मूवमेंट। अब देखिए, आप अगर ट्रेड करने जा रहे हो, आपको पैसा लेके जाना पड़ेगा ना सर जी। अब देखिए, आप पैसा लेके जा रहे हो वहाँ, तो घर आपको बनाना ही पड़ेगा। जैसे आप लोग, जैसे इंडिया के इंटेंजर्ड लेबर्स को जान सकते हो आप, जैसे उनको प्रॉमिस किया गया था वैसा नहीं किया गया था उनके साथ, इसलिए वो पैसा ले गए वहाँ पे, घर बनाए, तो वहाँ पे कैपिटल का भी फ्लो हुआ। तो यही बताया गया है। फिर द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। अब वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे अपने आप को बिल्ड कर रही थी, वही हम लोग देखेंगे। ब्रिटेन क्या किया था, कॉर्न लॉज को क्या किया भैया, कॉर्न लॉज, हम तो भाई कॉर्न लॉज में क्या होता है ये तो जानते ही नहीं, आप कॉर्न लॉज बोल रहे हो। नहीं तो मैं किस लिए हूँ। कॉर्न लॉज ये था कि आपके मतलब कंट्री से कॉर्न एक्सपोर्ट नहीं होगा, इंपोर्ट नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। एक्सपोर्ट हो सकता है लेकिन इंपोर्ट नहीं होगा। तो यही था कॉर्न लॉ। प्रोटेस्ट बाय इंडस्ट्रियलिस्ट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया एबोलिशन ऑफ कॉर्न लॉज। अब हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं कॉर्न लॉज। स्क्रैपिंग ऑफ कॉर्न लॉज, इंपोर्ट ऑफ फूड, इंपोर्ट ऑफ फूड हुआ।
जैसा कि मैंने आपको बताया। और एग्रीकल्चर्स मतलब जो फार्मर्स थे वो माइग्रेट किए कहाँ, तो ब्रिटेन से माइग्रेट किए। और फिर क्या हुआ, 1890 एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हेक्टिक से। अब 1890 के बाद से, दशक के बाद से एक ग्लोबल इकोनॉमी टेक सेफ मतलब जन्म ले रही थी, ऐसे ऐसे टेक सेफ टेक सेफ टेक सेफ टेक सेफ। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मूवमेंट ऑफ कैपिटल, रेलवेज बने, शिप्स बने, पीपल्स, जैसा कि हम लोग ने इकोनॉमिक्स से भी चैप्टर में पढ़ा था, वही सब है इनके बारे में। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, वही बताया गया है। क्या हुआ था, यहाँ रेफ्रिजरेटेड शिप्स बने थे। अब क्या हुआ, अब पुअर भी मतलब स्लॉटर जो होता है, जो कि मांस, वो अब खा सकते थे। कैसे, अब आप बोलोगे एक फ्रिज के रेफ्रिजरेटर से बनने के लिए से कैसे हो गया, तो ऐसे हुआ। देखिए क्या हुआ, मतलब पहले जब क्या होता था, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो मतलब वहाँ से शिप से आता था तो जिंदा ही आता था मछली, या कुछ भी लाया गया स्लॉटर करके। मतलब पहले स्लॉटर नहीं होता था, वहाँ जा जिंदा ही मछली, मतलब कुछ भी ले आते थे। मछली का एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी ले आते थे और वहाँ पे फिर उसको काटते थे, क्योंकि हमारे पास स्टोर करने का जगह ही नहीं था इसलिए। तो अगर रेफ्रिजरेटेड चिप्स आ गया तो वो सस्ता हो गया। बोलिएगा क्यों, क्योंकि देखिए क्या हुआ, रेफ्रिजरेटेड चिप्स आए तो उसको मार के मतलब काट काट के उसका सरफेस एरिया कम हुआ। और एक ही शिप्स में हम लोग जहाँ 100 टन लेके जा रहे थे शिप्स मतलब मछलियाँ को, अब हम ले जा सकते हैं 1000 टन स्लॉटर करके। और अब ये कंपैरेटिवली सस्ती भी हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है टेक्नोलॉजी का रोल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म में क्या हुआ था, एक्सपांसेस ऑफ ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड एक्सपांड किया। अब रिंडर प्रेस्ट, यहाँ ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिंडर प्रेस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिजीज इन्फेक्टिंग अफ्रीका के जितने भी पीपल थे उसको अफेक्ट किया, कौन, तो रेंडर प्रेस्ट। अब यूरोपियन शहर अट्रैक्ट टू अफ्रीका, क्यों अट्रैक्ट किया भैया, हम लोग सब जानते हैं। जैसे हमारा इंडिया था वैसे ही अफ्रीका था गोल्ड और डायमंड के लिए। तो अफ्रीका पास इतना रिसोर्स था तो उनके पीपल काम नहीं करना चाहते थे। क्यों नहीं काम करना चाहते, अब आप देखिए, एक एग्जांपल दूंगा, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप काम क्यों करना चाहोगे। अगर आप 10 पुश्तों को खिला सकते हो अपने, तो आप काम करना नहीं चाहोगे। वैसे ही अफ्रीका में था रिसोर्सेज का भंडार, इसलिए वहाँ पे कोई काम ही नहीं करना चाहता था ना, इसलिए। तो भैया ब्रिटेन ने क्या किया कॉलोनियलिज्म करने के लिए, अब वहाँ पे वो कर दिया। अब वहाँ पे रिंडर प्रेस्ट बीमारी लाई शिप्स और कैटल्स में ये फैल गया रिंडर प्रेस्ट, जो कि अब रिसोर्सेज को बहुत अफेक्ट कर रहा था। डिस्ट्रॉयड लाइवलीहुड फोर्सिंग द अफ्रीकन टू स्टार्ट वर्किंग। और फिर यही कंट्रोल ओवर द स्केयर ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनीज। फिर जो इनहेरिटेंस लॉ था उनको भी अब ख़त्म कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर आप एक इनहेरिटेंस मतलब बड़े भाई को ही खाली ज़मीन मिल सकती है, छोटे भाई को नहीं मिलेगी। तो एक छोटा भाई अनएम्प्लॉयड हुआ, अब वो तो काम करने जाएगा ही ना, उसके पास तो कोई चारा नहीं बन जाएगा कि रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे, यही सब था। इंटेंचर्ड लेबर, इसी के बारे में मैंने बात किया था अभी, इंटेंचर्ड लेबर के बारे में। तो कैरेबियन एलिमेनी ट्रिंकट गुयाना फिजी, यहाँ क्या हुआ था, ये सब डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ ले गए थे हम लोग, कैरेबियन आइलैंड में ले गए थे ब्रिटेनियस लोग हमारे इंडियन भाई लोगों को। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंड चाइनीज लेबरर्स वेंट टू वर्क ऑन प्लांटेशन इन माइंस, माइंस में ले गया, रोड रेलवे कंस्ट्रक्शन, यही सब देर पर फ्रांसिस। अब उनको ये प्रॉमिस किया गया कि 5 साल बाद हम आपको भेज देंगे ना सर जी, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। ये बहुत बुरा किया, क्या ही बोला जाए।
They were treated really harshly in the workplace, but to survive they either started feeling और blending culture. अब क्या कि वो लोग फील करने लगे यार कल्चर को, फीलिंग मतलब वही महसूस करने लगे अपने कल्चर को और दूसरों के कल्चर को. सेल्फ एक्सप्रेशन एग्जाम्पल हौसे चटनी म्यूजिक रास्ताफारियानिज्म यही सब था. इंडियन इंटरप्रेन्योर्स इन ये बहुत नाम याद रखिएगा. नट्टू कोट्टाई चेथियस, फिर आपका शिकारी पूरी श्रॉप्स. And among the many groups were bankers, traders who finance export of agriculture. South or Central Asia using their own funds or their borrowed from यूरोपियन बैंक्स. अब इन्होंने क्या किया, देखिए ये बहुत मेन रोल अदा कर रहे हैं बैंकर्स और ट्रेडर जो एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चरल थिंग्स. साउथ ईस्ट एशिया हमारा है इंडिया. इंडिया आ जाएगा आपका इधर, साउथ ईस्ट बोला गया है तो आपका बांग्लादेश आ जाएगा, भूटान आ जाएगा. यहाँ पे एग्रीकल्चरल चीज़ों को जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए फंड्स तैयार किए. और दिस बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक से ही बोरो किए थे. तो कौन, नट्टू कोट्टाई चेत्रिया, शिकारपुरी श्रॉफ. इंडियन ट्रेडर कम्युनलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम. विथ एग्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कंट्रोल मैन्युफैक्चर बिगन टू एक्सपैंड. अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते अब ब्रिटिश जो मैन्युफैक्चरर थे वो एक्सपेंड करने लगे अपने गुड्स को. इंडस्ट्रियलाइज प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट को लिए. अब क्या हुआ, एक्सपर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा. अच्छा एक्सपर्ट लिखा गया है, एक्सपोर्ट होगा पोर्ट यहाँ कर लीजिएगा आप लोग. ठीक, क्या हुआ, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ किया और एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाउन किया. इंडियन टेक्सटाइल पे स्टिफ कंपटीशन, बहुत कंपटीशन हो गया. ब्रिटेन एंड ट्रेड सरप्लस. अब क्या हुआ, रॉ मटेरियल ज़्यादा था, एक्सपोर्ट नहीं करने देना था. तो यहाँ क्या क्या, ब्रिटेन अपने से ही मतलब एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया में, समझ रहे हो. मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहा था इंडिया को, खाली इंपोर्ट कर रहा है. तो क्या कर रहा था, ब्रिटेन गेन करता रहा था ट्रेड सरप्लस को. सेटल डेफ्लिक्ट विथ अदर कंट्रीज बाय दैट प्लस पेड होम चार्जेस. इंटर वार इकोनॉमी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में अब बात करने वाले. मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन नेशंस. अब क्या हुआ, इम्पैक्ट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हुआ भैया वर्ल्ड वॉर में, कौन नहीं जानता है. इतना पेज बच गया, 2-4 स्लाइड और है. ब्रिटेन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैप्चर इट्स पोजीशन. अब क्या हुआ, अब ब्रिटेन जान रहा था कि हम लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे मार्केट को वंस द वार बूम एंडेड. अब एक्सपेंडिचर तो घट गए लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. यही तो है, एक्सपेंडिचर जो था वो क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. इस तरह से आप याद कर सकते हो क्या हुआ था पोस्ट वार रिकवरी में. अब क्या, ग्लट इन वीट प्रोडक्शन. है भैया पूरा वीट प्रोडक्शन एकदम दिल्ली है, लेकिन भैया एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है. अब पैसा होगा तब ना खरीदेगा भाई. अब हेनरी फोर्ड चचा आ जाते हैं जो फोर्ड मोटर के मालिक हैं, थे सॉरी. मास प्रोडक्शन द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम. अब मतलब मास प्रोडक्शन बूम हो गया है 1920 के बाद. हेनरी फोर्ड क्या किया, अब शेल्टर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट होता है ना, उसको बढ़ा दिए. क्या, प्रोडक्शन करने लगे शेल्टर बेल्ट. मतलब देखिए ये है, यहाँ पे मतलब 3 फेजेस में एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है. यहाँ है आपका माजा मैंगो, यहाँ पे है स्लाइसर, तो ये बनाएगा माजा ऐसे. तो यहाँ शेल्टर बेल्ट में एक आदमी मैंगो रखेगा, एक आदमी इसको
वो करेगा सॉल्ट, मतलब पूरा कूटेगा पीसेगा और तब बनेगा यहाँ माजा। तो यही होता है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। इसी तरह कार का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इससे इन्फ्लेमेंट भी बढ़ा। ग्रेट डिप्रेशन, ओवर सप्लाई वीट, ओवर सप्लाई हो रहा था, लो डिमांड ही नहीं था, हाई एम्प्लॉयमेंट था, यही सब था। अब कैसे रिबिल्ड हुआ देखो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना से इतना था, लॉर्ड और एक्सेस। पोस्ट वार सेटलमेंट, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। टू लेसन था वो, टू की लेसन देखो क्या हुआ। एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन रिक्वायर्स मास प्रोडक्शन फॉर सब्सटेनेंस। ये हो गया था। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट could only be achieved if government had power to control flows of goods। वही था कि क्या हमने बताया, LGC, इससे भी याद कर सकते हो इसको। क्या कंट्रोल करना चाहिए था गवर्नमेंट को।